हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर केमिस्ट्री विद सुमित। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द periodic table. If you learn this video history of periodic table, just like Neelandorf rule, Prout hypothesis, etc. So please like and share, subscribe the channel, जिससे आपको केमिस्ट्री की सारी वीडियोज यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के सारे सिलेबस को एंड कंपटीशन के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगी। और आपको कंपटीशन बेस्ड जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप करके मत देखें, पूरा देखें और अपनी डे बाय डे इंफॉर्मेशन को बढ़ाएं, क्योंकि मेरा ये मकसद यहाँ पे नहीं है कि फेमस होना। मेरा बस मकसद यहाँ पे ये है कि लोगों की हेल्प करना। जिस पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जा रहा है, कृपया इस वीडियो को उसी तरीके से उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव या जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करें। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, कमेंट्स, जो भी आपको कमी नज़र आ रही है वो आप इसमें कर सकते हो। या आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी तरीके से केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप इसमें प्लीज़ बोल सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। चलिए बात करते हैं पेयर टेबल के बारे में। देख रहे हैं आपका लिखा गया है, इसमें सारी वीडियो आपको कवर होके मिलेंगी। तो पेयर टेबल के एक्चुअली देखा जाए तो हम 2 वीडियो बनाएंगे। 2 वीडियो इसमें आपको फर्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री आपको मिलेगी पेयर टेबल की, जस्ट लाइक जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आपको देखने मिलेगी। सेकंड पार्ट वीडियो में मेंडलीफ, मोजले, मॉडर्न्स रिलेटेड या इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको देखने मिलेंगे। और सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कंपटीशन बेस होते हैं, या बोला जाए तो सारे आपके यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सेकेंड पार्ट है, आप प्लीज़ दोनों वीडियो को वॉच करिएगा, तभी आप पूरा इस टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। देखो, मैंने एक थॉट दिया हुआ है, अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए ही प्रशिक्षित करें। कोई भी चीज़ हो हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहेंगे आप तो आगे जो है किसी भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव आपका माइंड रहेगा तो आपको चीज़ें भी पॉजिटिव ही नज़र आएंगी। तो कोशिश करें आप पॉजिटिव रहने की, हमेशा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप पेयर टेबल में पढ़ेंगे। सामान्य भाषा में अगर देखा जाए, आवाज़ सारणी में जो है तत्वों को उनके गुण और उनके जो कंपटीशन बेस्ड विशेषताएं हैं या जो उनके साथ रहने की विशेषताएं हैं, उनके अनुसार हम किसी चार्ट में व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे हम लोगों का एक तरीके से कॉलोनी होती रहने की, ठीक है। तो उस प्रकार अगर देखा इस कॉलोनी में कौन रहता है तो आपको पता रहता है इस कॉलोनी में फला आदमी रहता है, दूसरा आदमी ये आदमी रहता है। ऐसे ही आप तत्व को अगर ढूंढेंगे तो ये तत्व कहाँ मिलेगा तो उसका भी एक एड्रेस होता है, तो उसे ही हम बोल देते हैं आवाज़ सारणी। जैसे आप बोलोगे हम सब लोग कहाँ रहते हैं, आप बोलोगे इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। सेम आइडेंटिफिकेशंस के लिए ही तत्वों को हम एक नाम दे दिया गया, एक चार्ट के रूप में व्यवस्थित किया गया तत्वों को, बस उसे ही क्या बोल दिया गया, आवाज़ सारणी बोला गया है। तो अब तत्वों को, बात यह है तत्वों को हम किस प्रकार व्यवस्थित करें, कैसे व्यवस्थित करें, या क्या सबको एक साथ रखें या किसको कौन सा स्थान दें। तो वही स्थान देने के लिए कई सारे साइंटिस्ट आए, कई सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया, और जिसका जो मत था वो अपने अकॉर्डिंग था। बट आज के टाइम में और पहले की हिस्ट्री के टाइम में अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें चेंजमेंट है, डेवलप हुआ है। तो आप पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद में आप पढ़ेंगे कंपटीशन चीज़ें।
तो देखो दिया गया है पीरियोडिक टेबल जो रहता है एक रासायनिक तत्वों को परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्ती रासायनिक गुणों के अनुसार ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्रम में बोला जाता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में रखा जाता है। तो जो भी हम तत्वों को रखते हैं उनको एक तो एटॉमिक नंबर के बेस पे रखेंगे, दूसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, एस या पी या डी और एफ के अकॉर्डिंग रखेंगे, दूसरा उसका जो रहेगा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, वो गैस हो या हो सकता है वो अ, धातु हो या हो सकता है वो अधातु हो या हो सकता है कि आपके लैंथेनाइट से बोले जाए तो क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में शो कर रहा हो। तो उनके लिए अलग अलग क्रम में रखा गया, उनके अनुसार ही हम उसको क्या है स्थान दे रहे हैं। तो उसमें जो हम स्थान दिया है एक तो आवर्त होता है, दूसरा क्या होता है आपका वर्ग होता है। तो इसको रखेंगे कैसे, एक तो रखेंगे वर्टिकल उसमें प्रोसेस या उसमें एरिया में रखेंगे हॉरिजॉन्टल, जैसे आप हिंदी में बोल देते हो ऊर्ध्वा और क्षैतिज क्रम में रखते हैं, जिससे हमें तत्वों की आसानी से जानकारी प्राप्त करें हो जाएगी। जैसे कि आपको पता चल जाता है जिस नंबर से हमने जिसके पिन कोड से पता चल जाता है ये पिन कोड फला इंसान फले जगह का है। सेम ऐसे ही भी आपको पता चल जाएगा पी ऑर्बिटल का अगर बोले तो पी ऑर्बिटल समझ जाओगे। पी ऑर्बिटल में ऐसे एलिमेंट्स रखे जाते हैं जिनके अंदर क्या मेटल के गुण होते हैं या नॉन मेटल के गुण होते हैं या कैसे रिएक्टिविटी के गुण होते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसमें तत्वों को रखते हैं। तो बोला गया पीरियोडिक टेबल जो रहता है हमें तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु संख्या और नाभिक की संख्या के साथ साथ हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी बताता है। अगर पीरियोडिक टेबल को हम देख लें तो उससे पता चल जाएगा कि तत्वों का नाम क्या है, दूसरा प्रतीक क्या है। तो उसमें नाम ना रख के हम प्रतीक से ही जो है आवर्त सारणी में तत्वों को शो करते हैं, डिनोट करते हैं। और उसमें एटॉमिक नंबर भी डालते हैं कि कौन सा एटॉमिक नंबर से पहले फर्स्ट पे आया। जैसे आप क्लास में अगर 4 बच्चे हुए और 4 बच्चे एक ही सेम नेम के हुए और सेम नेम के अगर हुए तो आप उसको आर्टिकल दे देते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेम यहाँ पे भी आप इसको जो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर दे देते बेस पे रखते हैं। अब ये तो नहीं कि एक नाम का बंदा है अगर उसे आप बुला रहे हो तो चारों के चारों खड़े हो जा रहे हैं, तो उसको आप कुछ ना कुछ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या कुछ अलग से डिनोट करने का सिंबल देते हो। सेम यहाँ पे भी यही तरीका फॉलो किया जाएगा। तो हम तत्वों के जो इसके क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग उसको हम रख देते हैं। बेशक हो सकता है उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रख दिया जाए, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा जाए या चाहे या तो हो सकता है क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग रखा जाए। तो बोला गया पीरियोडिक टेबल हमें जो होगा हमें तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु संख्या और नाभिक के संख्या के साथ साथ हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताता है। इसी इसी सी चीज़ से हम जो है कंफर्म कर पाते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। बोला जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है, मतलब एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसी है, वो हम इस पीरियोडिक टेबल से ही सारी चीज़ें पता कर लेते हैं। अब जब रसायन विज्ञान का उदय हुआ था, बोला जाए तो शुरुआत में आया था, उस समय तत्वों की संख्या तो बहुत ही कम थी, किंतु धीरे धीरे इन तत्वों की संख्या बढ़ती गई। जैसे जैसे बढ़ती गई तो इनका तत्वों का अध्ययन करना कठिन हो गया। अब जैसे आपके यहाँ कुछ लोग हैं, मान लो 1 ही 2% तो उसे आप सिंबल से बुला किसी भी नाम से बुला सकते हो। लेकिन जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे, ज़्यादा भीड़ में किसी इंसान को बुलाना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ उसको बुलाने के लिए सिंबल चाहिए होगा। ठीक है, डिनोट करने का कुछ ना कुछ तो सिंबल चाहिए होगा जिससे आप स्पेसिफाई कर पाएंगे कि आप फले इंसान को ही बुला रहे हैं। तो सेम ऐसे ही हो गया, जब कम तत्व थे तब तो हमें ज्ञात करना ठीक ठाक कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे इन तत्वों की संख्या बढ़ता गया उसी प्रकार क्या हुआ, तत्वों का अध्ययन करना काफ़ी कठिन हो गया। जिससे हम क्या हुए तत्वों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन के लिए हमें इनका वर्गीकरण आवश्यक हो गया कि क्लासिफाइड करना पड़ेगा कि ये तत्व एस में आएगा, ये तत्व पी में आएगा, इसकी एक्टिविटी ऐसी है तो आप डी में रखेंगे, मेटल में आएगा तो डी में जाएगा, ये नॉन मेटल में आएगा तो पी में जाएगा, ऐसा कुछ। तो आप इसको क्लासिफाइड इसका करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। अब क्लासिफाइड किस बेस पे करें, क्वेश्चन ये था। तो क्लासिफाइड किस बेस पे करें, बस उसी को थीसिस को देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। तो सबसे पहले से बोला गया कि वर्गीकरण तात्पर्य जो था वो जो तत्व रासायनिक गुणधर्मों में समान हो और उनको एक ही समूह में रखा जाए। मतलब
हम उसी तत्व के एक ही ग्रुप में रखेंगे, एक ही उसमें आवर्त में रखेंगे जिसमें जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर अब तक की बात की जाए तो लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इनमें से लगभग 92 तत्व तो आपके प्रकृति में मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। बोला जाए तो ये हम प्रकृति में ही 92 तत्व प्राप्त करते हैं। लेकिन जो जितने शेष तत्व बचे लगभग 26 तत्व जो है वो हम कृत्रिम रूप से क्या बोलते हैं वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, या हो सकता है उससे डेरिवेटिव करके बनाए गए हैं। तो टोटल अभी 118 तत्वों की खोज हुई है, लेकिन उसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रकृति में कितने प्रकार मतलब कितने तत्व पाए जाते हैं, या मतलब जो है मुक्त अवस्था में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे 92 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके क्या बोलते हैं मुक्त अवस्था में फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन जो आपको कितने तत्व ऐसे होते हैं जो कृत्रिम संश्लेषण विधि द्वारा बनाए जाते हैं, तो आप बोलोगे 20 लगभग 26 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा बना लेते हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ कंपटीशन से यहाँ मिले। दूसरी बात हुई कि सबसे पहले तत्वों को हम धातु में अधातु में वर्गीकृत कर दिया कि ये धातु है। मान लो मैंने बोल दिया क्लोरीन जो है वो आपका जो है नॉन मेटल में आ जाएगा, Fe है जो वो आपका मेटल में आ जाएगा, सोडियम है ये मेटल में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हमने पहले सबसे पहले तत्वों को क्या किया, जब कम तत्व थे तो मैंने मेटल और नॉन मेटल में वर्गीकृत किया। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते थे जिसमें क्या होता था, ना ही वो मेटल थे ना ही वो नॉन मेटल थे, या कह सकते थे कि वो दोनों के गुण शो करते थे। अब क्वेश्चन ये उठता था कि हम कोई ये तत्व को कहाँ पे स्थान दें। अब मेटल है नॉन मेटल है तो उसको कहाँ पे दें, या तो मेटल में रखें या नॉन मेटल में रखें। अब दोनों की एक्टिविटी अगर उनके अंदर तो कहाँ रखें। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आए थे प्राउड। प्राउड जो आए थे वो 1815 में आए थे, 1815 में आए थे। तो उसके बाद में फिर डोबेरन का आया 1827 में, फिर ड्यूमा का आया 1853 में, फिर नीलैंड आर्कटूल आया 1863 में, फिर लोथर मेयर का आया 1869 में, फिर मंडलीफ आए आपके 1869 में। उसके बाद में अपडेटेड होकर आपका आ गया मोजले का आ गया, जो आज तक आप पढ़ रहे हो मोजले का, मॉडर्न में पढ़ रहे हो आप मोजले का। ठीक है, लेकिन इतने प्रयास किए गए लेकिन सफल नहीं हुआ। आज अगर बोला जाए तो हम किसका पढ़ते हैं, वो मोजले का ही आप पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो इसका विद रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब डिवीजन इन मेटल एंड नॉन मेटल, सबसे पहले हमने बोला धातु जो है क्या बोलते हैं धातु में किस इन चीज तत्वों को वर्गीकृत किया गया। तो प्रॉब्लम क्या हुई आप देखेंगे, मैंने एक बार फिल्म कर दिया। जैसे बोला गया सर सबसे पहले बर्जीनियस ने तत्वों के गुणधर्म के आधार पे धातु में अधातु में वर्गीकृत किया। बर्जीनियस ने बोला कि ये तत्व आपके धातु में आते तो यहाँ पे रख दीजिए, अधातु में रखते तो इस ब्लॉक में रख दीजिए। लेकिन ये पूर्णतः अगर देखा जाए तो ये अनसक्सेसफुल रहा, कोई भी इसका वैल्यू नहीं हुआ हमारे लिए देखा जाए। अब जैसे कि आप बात ही कर लो आयोडीन और ग्रेफाइट है, तो आयोडीन और ग्रेफाइट में धात्विक चमक होती है, मतलब ये अगर देखा जाए तो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, अधातु हैं। अधातु हैं क्यों है, क्योंकि गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब ठोस सॉलिड अवस्था में नहीं होते हैं। तो इसे आप नॉन मेटल में जो है कैटेगराइज कर देते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन और ग्रेफाइट की बात करें, अब हाइड्रोजन ग्रेफाइट क्या है आपका अधातु है, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में यहाँ पे देखा जाए तो आपका हाइड्रोजन जो गैसेस फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट बोला तो क्या बोलते हैं आपका सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन ये क्या अधातु में आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर देखा जाए तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक जो कनेक्टिविटी होती है काफ़ी अच्छी पाई जाती है। इनके अंदर विद्युत का जो हम संचालन कर सकते हैं बहुत अच्छे से होता है। और जैसे आपका आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये भी अधातु और धातु दोनों के गुण शो करेंगे। मीन्स बोला जाए तो ये सब मेटल हैं, अधातु हैं। अब अधातु हैं, अब दोनों को हम धातु में अगर वर्गीकृत कर रहे हैं तो अधातु को हम कहाँ रखें। तो इसीलिए ये जो रूल था नॉन मेटल नॉन मेटल का पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा, हमारे लिए कोई भी इसका उपयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे प्राउड हाइपोथेसिस, तो प्राउड हाइपोथेसिस में क्या था, जैसे ही हमारे डाल्टन ने अपना परमाणु का जो सिद्धांत दिया, तो उन्होंने जैसे ही द्रव्यमान संख्या के आधार पर दिया कि इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या ये है तो आप इसके अकॉर्डिंग रख दीजिए। तो प्राउड ने उठा के वही यहाँ पे बता दिया कि जो है 1815 में कि सभी तत्व जो है हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जितने भी एलिमेंट हैं उनकी अगर देखी जाए प्रॉपर्टी तो थोड़ी न बहुत हाइड्रोजन से मिलती जुलती है। ये बात तो खैर सही है। इसलिए परमाणु द्रव्यमान एक दूसरे से संबंधित हैं। अब परमाणु द्रव्यमान एक दूसरे से संबंधित है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं था हमारे पास, और आगे जाके वो अनसक्सेस भी हो गया। क्यों? क्योंकि चूक तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो था वो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता था। जैसे भी हम रासायनिक अभिक्रिया में उसको पार्टिसिपेट कराए तो उसके साथ में जो आने वाला जो अभिकारक था वो कुछ अलग, अगर इसके साथ करा रहे हैं मान लो सोडियम के साथ करा रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, तो उसका जो द्रव्यमान होता था वो परिवर्तित हो जाता था। वो
वो वैलेंसी के अकॉर्डिंग या सजगता के अकॉर्डिंग जो है उसमें जो है पार्टिसिपेट करते थे। हो सकता है कैटालिस्ट के अकॉर्डिंग, कैटालिस्ट कैसा है उस पे भी उसकी एक्टिविटी जो है जो बेस रहती थी। इसलिए परमाणु द्रव्यमान को तत्वों का मौलिक गुणधर्म निर्धारित किया गया। अब मौलिक गुणधर्म निर्धारित किया गया तो इस देखा जाए तो ये थीसिस पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रही, क्योंकि अगर देखा जाए तो अधिकांश तत्व के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांकों में नहीं होते हैं। बोला जाए तो किसी का जैसे अभी किसी का क्या बात करूँ, मैं क्लोरीन की ही बात कर लेती हूँ। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है 35.5। अगर हम देखा जाए परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग रखेंगे, अब ये बताइए 35.5 वाला कहाँ रखें, 36 में रखें कि 35 में रखें। 35 वाला तो 35 में रहेगा, जिसका परमाणु द्रव्यमान 35 रहेगा। अब जिसका 36 होगा वो 36 में रहेगा, तो 35.5 का कहाँ स्थान दें, बीच में दें, बीच में तो दे नहीं सकते। तो ये भी थीसिस हमारे लिए बिल्कुल पूर्णतः देखा जाए तो असफल रही, कोई भी हमारे लिए इसके यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं डोबेरान ने ट्रायड्स। इन्होंने डोबेरान ने त्रिक समूह दिया, ये मतलब क्या बोलते हैं 3 तत्वों के त्रिक समूह बनाए, तो वो ट्रायड्स बना लिए। अब ट्रायड्स बनाने में क्या पहले और जो जो तीसरा तत्व था उनका उनका ले लिया द्रव्यमान, और द्रव्यमान से उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जितना परमाणु द्रव्यमान डिवाइड करने पे आता था वो बीच वाले का हो जाता था। ये कोई श्योर नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग दिया। एक्सप्लेन भी मैंने किया था। सन 1827 में उन्होंने समान गुण वाले तत्वों के त्रिक बनाए। तो जब समान गुण वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बुद्ध क्रम में रखा जाएगा, देखा जाए तो अगर वृद्धि क्रम में रखेंगे तो बीच के तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले तथा तृतीय तत्व के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य होता है। मीन्स ये बोल रहा है कि जैसे समान तत्व, अगर समान गुण तत्वों को रख लिया और रखने के बाद जैसे पहला तत्व रखा और तीसरा तत्व रखा, इन दोनों का द्रव्यमान लेके अगर हम समांतर माध्य निकालें तो जो इसका माध्य आएगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। देखिए कहाँ तक ही सक्सेस हुआ। जैसे मैंने सपोज दैट तत्व लिया, लिथियम लिया, सोडियम लिया। अब कैसे लिया, ये मतलब पहले से लेके 8वां तत्व लिया जाएगा, ये भी ध्यान दिए। सो लिथियम का आपका हो गया क्या बोलते हैं 3 परमाणु क्रमांक, अब इसका हो गया कितना 11 परमाणु क्रमांक। अब सोडियम का कितना हो जाएगा 19। तो इन्होंने पहला तत्व और पहले तत्व के बाद में फिर कौन सा लिया, फिर 8वां तत्व लिया। 8वां के बाद में फिर से 8वां लिया। तो अब 8वां लिया तो इसके बीच में जो तत्व आएगा, मान लो पहला ले लिया फिर 8वें को छोड़ के मैंने दूसरा तत्व ले लिया, तो उसका जो परमाणु द्रव्यमान अगर ज्ञात करना हमें है, कैसे ज्ञात करेंगे, पहले वाले तत्व का मैंने द्रव्यमान ले लिया। सपोज दैट लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था 7 था, और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था 39 था। अब 39 और 7 को क्या कर दिया उन्होंने, जोड़ दिया, मतलब समांतर माध्य निकाला। तो जोड़ने के बाद जो उसको जो है डिवाइड करके परमाणु द्रव्यमान जो आया है वो क्या हुआ, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हुआ। ये बात तो यहाँ पे खैर सिद्ध हुई, लेकिन कुछ जगह सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान समांतर माध्य जो निकालते थे जरूरी नहीं थे वो पूर्णांक में ही हो, उसका परमाणु द्रव्यमान दशमलव में भी आता था। अब दशमलव में आता है तो उसको स्थान हम कहाँ देंगे, अगर द्रव्यमान के अकॉर्डिंग रखेंगे। सपोज जैसे मैंने क्लोरीन का लिया 35.5 परमाणु द्रव्यमान होता है। अब इसके बाद ब्रोमीन लिया, उसके क्लोरीन के आने के बाद में जो ब्रोमीन लिया हमने तो वो सॉरी आयोडीन लिया। अब ब्रोमीन का हमें परमाणु द्रव्यमान अगर ज्ञात करना है तो क्लोरीन का और आयोडीन का हम परमाणु द्रव्यमान अगर हम ज्ञात है हमें, तो उसका समांतर माध्य निकाल के तो जो परमाणु द्रव्यमान आ रहा था वो 81.2 आ रहा था। अब 81.2 आ रहा था। अब इस लॉजिक ये है कि 81.2 है तो इसको स्थान कहाँ दें, 81 में दें या इसको हम 82 में दें। इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट थी। जैसे सपोज कैल्शियम का ही 40 था और बेरिलियम का 137 था। बेरियम का 137 था। अब स्ट्रांसियम का अगर निकालना है तो स्ट्रांसियम का दोनों का समांतर माध्य निकाल रहे थे, 88.5 आ रहा था। 88.5 आ रहा था तो देखा जाए तो हम ना 89 में ले सकते। और दूसरी बात ये थी पूर्णांक जरूरी नहीं कि जो उसका द्रव्यमान था वो उसके बराबर हो। फास्फोरस जैसे 31 हुआ और आपका इस एंटीमनी 120 हुआ। तो 120 हुआ तो अगर आर्सेनिक का निकालना है तो हम इसे समांतर माध्य से निकाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद रूल आया न्यूलैंड का आर्क रूल। न्यूलैंड का आर्क रूल जो आया वो इन्होंने बताया जैसे कि संगीत में 8 तत्व होते हैं, तो पहला तत्व 8वें तत्व, पहला जो शब्द होता है वो 8वें शब्द के क्या बोलते हैं समान ही, जो इसका ध्वनि होता है वो समान होता है। सपोज इन सेम यहाँ पे रूल इन्होंने यही फॉलो किया कि जो पहला तत्व होगा उसके आने वाला जो 8वां तत्व होगा वो जस्ट क्या बोलते हैं इक्वल प्रॉपर्टी शो करेगा। यही इनका न्यूलैंड का आर्क रूल था। देखा जाए तो मैं तो एक्सप्लेन भी किया है।
ये जो है तो आपका ईयर जो था 1863 ईस्वी में जो है इन्होंने उस समय ज्ञात 63 तत्व थे। 63 तत्वों के लिए उन्होंने रूल दिया था उस टाइम में देखा जाए तो केवल 8 के समूह के में वर्गीकृत कर दिया और उनको अष्टक नियम दिया गया। तो कैसे दिया, किस बेस पे दिया गया? यह तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखते हैं तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्म बताता है। जैसे कि संगीत में 8वां तत्व पहले तत्व के समान होता है, पहले शब्द के समान होता है। ये कहाँ तक की फॉलो करता है आप ये भी देख सकते हैं। जैसे कि लिथियम का अब लिथियम का तत्व जो है परमाणु क्रमांक होता है आपका 3। अब 3 के बाद जो 8वां तत्व होगा वो उसके क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो इक्वल ही शो करेगा। बीच में तत्व की जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग होगी, बट जो पहला तत्व था वो 8वें तत्व के प्रॉपर्टी सेम ही होगी। जैसे कि लिथियम का 3 था, अब इसे 3 के बाद आप 8 कैलकुलेट जो काउंट करोगे तो 11वां तत्व जो आएगा वो आपका सोडियम आएगा। तो लिथियम और सोडियम के जो प्रॉपर्टी होगी केमिकल वो क्या होगी, एकदम सेम होगी। जैसे बेरिलियम की मैग्नीशियम से होगी, बोरान की एल्यूमिनियम से होगी, और कार्बन की आपकी बोलते सिलिकॉन से होगी, नाइट्रोजन की आपकी फास्फोरस से होगी, ऑक्सीजन की सल्फर से होगी, फ्लोरीन की आपकी क्लोरीन की होगी। तो ये समान गुण तो प्रदर्शित करते थे, लेकिन क्या था जो हमारे अज्ञात तत्व थे, क्योंकि देखो आप मेंडलीव के पढ़े हो, मेंडलीव इसीलिए सबसे देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार पाए हुए थे। क्यों पाए थे इसका रीजन भी मैं बताऊंगी। कि उन्होंने अज्ञात तत्व पता था कि अभी तक तो नहीं ज्ञात है, लेकिन आने वाले समय जो तत्व वो पाए जाएंगे वो वहीं पे सेटल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात देखने वाली उनके साथ में थी, यही प्लस पॉइंट था उनके साथ में। तो अब यहाँ पे था अज्ञात तत्वों के लिए अज्ञात तत्वों को लेकर देखा जाए या अधिक परमाणु द्रव्यमान तत्वों के लिए नियम लागू ही नहीं होता था, जिसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा होता था। सपोज 63 के बाद वाले जो आते हैं उनका परमाणु द्रव्यमान के लिए ये रूल एकदम फॉलो ही नहीं करता था। दूसरी बात क्या थी, अब नोबल गैस खोज के पश्चात अब नियम असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? क्योंकि जो नवा तत्व आ गया वो अब क्या हुआ, वो 8वां तत्व के प्रॉपर्टी पहले तत्व के समान नहीं होती थी। अब 8वां तत्व छोड़ के वो 9वें तत्व की प्रॉपर्टी लगभग सेम हो जाती थी। अब आधे के लिए पहला तत्व आठवें तत्व के समान प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो आधे को लेकर नोबल गैस के केवल ये रूल फॉलो कर रहा है कि पहला तत्व जो है 9वें तत्व के प्रॉपर्टी जो है समान होगी। तो ये एकदम क्या बोलता था कि रूल हमारे साथ में फॉलो नहीं किया। तो अब ये देखा जाए तो आपका फर्स्ट पार्ट आपका पीरियोडिक टेबल का खत्म हुआ। अब सेकंड पार्ट आप इसका देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि पूरी जो है वीडियो आप जब देखेंगे तभी आपका नॉलेज जो होगा वो क्या होगा, पूरा होगा। अब आधा वीडियो देखने से आपका आधा नॉलेज रहेगा तो फ़ायदा क्या है। तो आपने इसमें केवल पढ़ा हिस्ट्री, सेकंड पार्ट में आप क्या पढ़ेंगे, मेंडलीव पढ़ेंगे, मोजले पढ़ेंगे, उसकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सारा चीज़ें आपको वो उसमें देखने को मिलेंगी। तो सो प्लीज़ मेरे से आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, उन बच्चों के तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। और मेरा कोई इसका ये जो है फेमस होने का कोई मन नहीं है, मतलब मेरी तरफ से कोई थीसिस नहीं, बस ये है कि आपको हेल्प हो सके। जो बच्चे कोविड के टाइम में कॉलेज नहीं गए या कोचिंग नहीं ले पाए हैं तो उनके लिए बस मैं हेल्प कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राइट फ्यूचर केमिस्ट्री विद सुमित। ऑल वीडियो अब अवेलेबल आपको टाइम टू टाइम मिल ही रही है, तो इसीलिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।